मॉर्निंग। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है ना, 7th क्लास एनसीईआरटी। और ये भी उसका ही पार्ट है अपने सोशल साइंस का, ठीक है ना। और यूनिट फर्स्ट का नेम है इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अब ये टीचर्स नोट मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ऑन इक्वेलिटी चैप्टर का नाम है ऑन इक्वेलिटी। ऑन इक्वेलिटी का मतलब ही समझो कि किसी भी दो या दो से अधिक लोगों के या चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कि हमें इक्वेलिटी मिल रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे इक्वेलिटी का मतलब यहाँ पे शायद ये हो सकता है, अगर इसका एग्जांपल ले सोशल लाइफ का, तो इक्वेलिटी का मीनिंग यहाँ पे आ जाती है जेंडर इक्वेलिटी। सबसे बड़ी बात कि लड़के और लड़की को समानता का अधिकार मिला है कि नहीं, लड़की के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा, लड़कों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। बहुत से मीन्स पे लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, बहुत से मीन्स में लड़कों के साथ भेदभाव होता है। तो और इक्वेलिटी का मतलब यहाँ पे आपस में बराबर है कि नहीं, ओहदे की बात हो या फिर तुम्हारे कानूनी अधिकारों की बात हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट लाइन जो लिखी है, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। मतलब देखो, यहाँ पे दो औरतें खड़ी हैं, सुजाता और कांता, वो अपने वोट देने का वेट कर रही हैं। अब उन दोनों के बीच में क्या बात चल रही है, देखो। इज़ इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहेब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। तो जो दूसरी पर्सन थी शायद कांता, उसने कहा कि सूजा, सो उसका छोटा सा नाम करके, ये अच्छी बात नहीं है क्या कि हमें इक्वलिटी मिली हुई है सिटीजन के तौर पे इस कंट्री में, कि हम जो हैं उसी लाइन में खड़े हैं जहाँ एक अमीर आदमी होगा शायद तक, जैन साहब, जिसको साहेब करके लोग बोल रहे हैं, तो उनके साथ खड़े होकर वो वोट दे रहे हैं। तो दूसरी बोलती है यस, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट कार्टून, गो ऑन कांता इट्स योर टर्न नाउ। अब वहाँ पे से अंदर से आवाज़, बाहर से पीछे से वो बोलती है सुजाता, कांता जाओ तुम्हारी बारी है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। तो जो कांता रहती है वो किसको वोट करती है, जो कि जिसने प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पे पाइपलाइन लाएगा इस अपने एरिया के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, पानी के लिए, पानी की समस्या होगी उस एरिया में। ओके, तो क्या ये ख़त्म हो गया? नो, अभी नहीं ख़त्म हुआ। वी विल सी यू कांता लेटर कांता। यस ना, नमस्ते साहेब। तो ये साहेब भी वोट दे के चले गए, और साहेब क्या जाते जाते बोलते हैं कि हम तुम्हें बाद में देखेंगे, बाय बाय। तो जो वो थे दोनों, कांता और सुजाता, उन्होंने नमस्ते किया और चले गए। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। अब उनमें से एक जो थी वो कहती है कि गुड़िया को, मुझे कहाँ फीवर हो गया है गुड़िया को, तो मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब हाउस फर्स्ट। लेकिन मुझे पहले जाके साहेब के घर में अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए होंगे। तो अब जब वो घर पहुँची, एट होम, हियर हैव सम ऑफ दिस, यू फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, तो वो अपनी बेटी गुड़िया से कहती है कि ये लो, तुम कुछ पीने के लिए उसे देती है, कहती है तुम इसे पी लो, अच्छा फील होगा, और जब हम वापस आएंगे, जब मैं वापस आऊँगी शाम को, तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँगी, ठीक है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। अब जो गुड़िया है वो बहुत जल्दी बीमार होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं, पता चले हर 2 हफ्ते में से फीवर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि द बस्ती इज़ नेवर क्लीन, क्योंकि जो उसकी बस्ती थी वो कभी साफ़ नहीं रहती थी। अब यहाँ पे मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। अब वो जब साहेब के घर में काम कर रही है, तो साहेब जो मालकिन थी वो कह रही है कि जितने भी कॉर्नर है उसको मेक श्योर कि वो अच्छे से साफ़ करो। हियर्स योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। अब उसने, जो मालकिन थी, उसने पैसे दिए और कहा कि ये तुम्हारा एडवांस लो, लेकिन इसे अपनी आदत मत बना लेना, ये मत सोचना कि मैं तुमको हर बार दे दूँगी एडवांस। तो वो बोलती है कि नो मैडम। फिर जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी,
उसने जो अब ये कांता अपनी बेटी को लेके गई है हॉस्पिटल, तो वो बोलती है बस थोड़ी देर और बेटा, बस पहुंच रहे हैं। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। जैन मैडम हैं और जो जैन साहब हैं उनको वोट की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, पर अगर उनकी बेटी की या बेटे की तबीयत खराब हो तो उन्हें कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कार्टूनिस्टिक जो था, यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि हम वोट के आधार पे तो एक हैं, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है अभी भी बहुत सी जगहों पे पार्शियलिटी होती हो या उन्हें उतनी सुविधा ना मिलती हो। अब यहाँ पे देखो ये 5 लोग खड़े हैं। मंजीत कौर टीचर है, तेजा सिंह ट्रेडर है, वो टीचर ट्रेडर मतलब जो तुम्हारे खरीद फरोख्त करते हैं। गिरीश राव स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है ना। तो मतलब सब एक ही लाइन में यहाँ पे शो करने का मतलब है कि हमें कानून एक करता है, ओके। फिर अब देखो यहाँ से रियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑन इक्वेलिटी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इन द क्लास 6th बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो की एलिमेंट है जो डेमोक्रेसी वो की एलिमेंट है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। मतलब हम लोग की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी पे ही वर्क करती है। दीज इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन, जिसमें कि लोगों का पार्टिसिपेशन करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और आपस की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, कास्ट की हो या फिर किसी दल की हो, उन सब का रेजोल्यूशन मतलब एक तरह से ख़त्म करना, उसको प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म करना, ये सब चीज़ें इसी में शामिल है। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, और सबको सब में समानता का अधिकार, ठीक है, और सबको जस्टिस मतलब कि वो मिले, इंसाफ मिले। इक्वेलिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। अब जो तुम्हारी इक्वेलिटी है ये की फीचर है डेमोक्रेसी का, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हम सबको बोलने का अधिकार है, हम सबको अपने अपने मोरल वैल्यूज़ का अधिकार है, हम हर काम कर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं सोच सकते अरे हम छोटे हैं तो ये काम नहीं करेंगे, हम बड़े हैं तो हम ये छोटा सा काम नहीं करेंगे, ये चीज़ें नहीं। बराबर का मतलब सबको ही सब कुछ कर सकते हैं जो उसकी इच्छा है। फिर और ये इन्फ्लुएंस भी करता है हर तरह से, क्योंकि अगर तुम किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, कोई गरीब आदमी खड़ा है एक लाइन में और उसी में अमीर आदमी खड़ा है, और अमीर आदमी का काम पहले हो जाएगा गरीब का बाद में, तो ये बराबरता का अधिकार कहाँ है। जो देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सर्विस लाने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब तुम पहले आए हो तो पहले तुम्हें सेवा मिलेगी। ये रूल इसीलिए लाया गया क्योंकि पता चले कि लाइन में बहुत लोग खड़े हैं और कोई बड़ा आदमी आया उसका काम पहले हो गया, है ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल इसीलिए बना था। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वेलिटी, और इस चैप्टर में हम लोग जो है समानता के अधिकार के बारे में ही पढ़ेंगे। व्हाट इट इज़, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, ये क्या है और ये डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट क्यों है। एंड वेदर और नॉट एवरी वन इज इक्वल इन इंडिया, लेट्स बिगेन बाई लुकिंग एट कांताज स्टोरी। और अब हम ये चीज़ें देखेंगे किसमें, इस वाले चैप्टर में देखेंगे कि ये सबके लिए समान है कि नहीं है इंडिया में। और चलो इसके कांता की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये लोग भी लाइन में खड़े हैं, कौन कौन खड़ा है, अब्दुल रहमान है, आर्टिसियन है, ठीक है ना, शबनम बानो है, हाउसवाइफ है, ग्रेसी लेगेन है, कंसल्टेंट है, इजैक लेगेन है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसार मिर्जा मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब सब कोई एक लाइन में खड़े हैं, वो बात है, ठीक है ना। फिर आफ्टरवर्ड वी विल सी यू लेटर, सॉरी ये तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे इक्वल राइट टू वोट, अब यहाँ पे तुमने पूरी ऑलरेडी कार्टून वाली कहानी पढ़ ली है। अब इक्वल राइट वोट का क्या यहाँ पे कंसेप्ट दे रहा है, द स्टोरी एवर बिगिंस विथ कांता स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट हर वोट। अब ये जो कहानी की स्टार्ट कहाँ से होती है, कांता जो है खड़ी थी लाइन में वोट देने के लिए। लुक एट द वेरियस पीपुल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर, अब और सबको देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे नाम सबके अपन ने पढ़े हैं ना, ऊपर भी थे 5 लोग यहाँ पे, इन सबके यहाँ अपन ने नाम पढ़ लिए, ठीक है। और हर तरह के कास्ट के, हर तरह के काम करने वाले, छोटे बड़े, अनएम्प्लॉयड, सब कोई है यहाँ पे, ठीक है ना, वोट करने आए।
कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, और जो कांता थी वो जो जो उसके मालिक थे उसको उसने रिकॉग्नाइज किया। अशोक जैन एंड छोटेलाल, अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर, अशोक लाल और जैन और छोटेलाल कौन है, उसके नेबर है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote। अब समझो कि जो कि अडल्ट है, अडल्ट होने की एज कितनी है, 18। जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आप अडल्ट हो जाओगे और आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो आप चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं, आप अनएम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉयड हो, आप इंडस्ट्रीज हो या कोई काम करते हो या हाउस वाइफ हो, आप सबको जो 18+ हैं सबको वोट करने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है ना। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 और बुक, और आपने ये क्लास 6 बुक में पढ़ा होगा कि जो वोट करने की एज है वो 18 है। इसके नीचे वाले नहीं कर सकते हैं, इसके अबव वाले ही करेंगे। इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि 18 की एज में होने पे आप अडल्ट हो जाते हो। और यूनिवर्सल का मतलब पूरे अपन तो अभी पृथ्वी को जानते हैं तो पूरी पृथ्वी में, ओके ठीक है। फिर इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सब कुछ एसेंशियल एस्पेक्ट है, देखने का तरीका है, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री irrespective of their wealth and the community he belongs to has one vote। मतलब इस तरह से मानो कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है कि एक एज डिसाइड कर दी गई 18, और ये कहा गया कि इसके ऊपर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अमीर हो गरीब हो, सब तरह के लोग जो 18 के अबव हो गए, 18 के या 18 के अबव हैं, उनको वो एक वोट काउंट होंगे और वो वोट की तरह का उनको वोट देने का अधिकार होगा। और यही यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है तुम्हारे एडल्ट फ्रेंचाइजी अथॉरिटी, ठीक है ना। फिर और उनकी उस बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है कि उनके पास वेल्थ है कि नहीं है, वो लड़का है या लड़की है, तो ये समानता के अधिकार में ही आता है कि 18+ को समान माना जाता है, ठीक। फिर कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। और कांता जो थी वो बहुत खुश थी कि चलो आज वोट के टाइम में समझ में आता है कि हम सब बराबर हैं और हम एक वोट की तरह काउंट होते हैं और हम सब की वैल्यू है इस डेमोक्रेसी में, ओके। बट एज हर डे गोज ऑन कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वेलिटी रियली मीन्स। पर जो धीरे धीरे क्या जैसे जैसे दिन पास होते गए, कांता जो है थोड़ा सा कंफ्यूज थी या एक तरह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि इक्वेलिटी का रियलिटी मीनिंग क्या है, ठीक। वॉट इज इट मेक कांता अनश्योर, और कांता को ये सब चीज़ें क्यों अनश्योर कर रही थी, उसे क्यों लगने लगा था कि नहीं यार ऐसा नहीं है कि समानता का अधिकार सबके लिए है। लेट्स टेक अ लुक एट द डे इन हर लाइफ। अब उसके दिन की तुमने देखी ना, शी लिव्स इन अ स्लम हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। वो एक स्लम में रहती है, स्लम मतलब झोपड़पट्टी में, ठीक है ना। और उसके घर के जस्ट पीछे से नाला जाता है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। अब उसकी बेटी बीमार है पर वो छुट्टी नहीं ले सकती है क्योंकि उसे अपने जो मालिक है उससे पैसे लेने थे, क्योंकि उसकी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना था, है ना, और बिना पैसे के डॉक्टर तो देखता नहीं। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट। और वो क्योंकि एक घरेलू बाई की तरह कार्य करती थी तो उसका काम था हेल्प करना घर में जाके, झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है ना। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाई अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और उसके बाद भी उसको अंत में एक लंबी सी लाइन में लेके अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ खड़े होना पड़ी क्योंकि डॉक्टर के यहाँ भी भीड़ लगी रहती है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लंबी लंबी लाइनों में लेके खड़े रहने पे, बच्ची बीमार है ऑलरेडी थकी हारी रहती है और माँ खुद वहाँ दिन भर से थक के आई हो, लेके लाइन में खड़े होना काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपुल स्टैंडिंग इन द आर पुअर। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो सब गरीब हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्योंकि फ्री इलाज भी हो जाता है कई बार,
तो इस वजह से जितने भी पुअर लोग होते हैं या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा कि प्राइवेट उसमें जाएं दिखवाने बच्ची को, है ना, तो वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखवाने जाते हैं। फिर डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल, लिस्ट 3 रीज़न फ्रॉम द स्टोरी अब द माइट मेक हर फील लाइक दिस। अब तुम ये बताओ, क्या वाकई ऐसा तुम्हें भी लगता है कि कांता का सोचना सही है कि उसे इक्वेलिटी इनफ मतलब बराबर का अधिकार नहीं मिला हुआ है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? और अगर लगता है तो 3 रीज़न बताओ क्यों लगता है ऐसा, ठीक है ना। और ये तुम्हें लिखना है, ये होमवर्क यही है और कॉपी में भी ये शो करना पड़ेगा। ओके, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। अब यहाँ पे ये वाली अपन ने यहाँ तक स्टोरी ख़त्म कर ली थी, है ना। अब यहाँ पे से आते हैं अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। अब दूसरी तरह की इक्वालिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे एक तरह की इक्वालिटी मतलब हर ह्यूमन के बीच की दिखाई गई। अब यहाँ अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी दिखाते हैं, चलो पढ़ते हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डोमेस्टिक इंडिया and who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal। मतलब कांता जो है वो बहुत सारे उन लोगों में से है जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना, और उनके पास राइट है वोट करने का, उनके पास हक है वोट करने का, लेकिन उनकी जो डेली लिविंग है मतलब जो रहन सहन है डेली का वो कहीं ज़्यादा दूर है उस एक्सपेक्ट से जो कि इक्वेलिटी को दर्शाता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर इक्वल का मतलब क्या हुआ, जितना पैसा गरीब के पास उतना अमीर के पास वाला होता तो सब बराबर होते, जितनी सुविधा गरीब के पास उतना अमीर के पास होती तो बराबर कहलाता। तो शायद इस वजह से उनकी लिविंग अलग होने की वजह से ये चीज़ भी समझ में आती है कि नहीं भाई सब बराबर नहीं है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपुल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब या अमीरी के हिसाब से ही अनइक्वालिटी है, मतलब कि तुम बराबर नहीं मानते, बहुत से एस्पेक्ट हैं, ऐसे तरीके हैं जिससे लोग ये शो कर देते हैं कि तुम हमारे बराबर नहीं हो। लेट अस सी व्हाट दिस इज मीन बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। Each of these is based on real incident in people's life and reflects the different kind of inequalities that exist in India। अब देखो अपन नीचे 2 स्टोरी पढ़ेंगे जो कि हमें हर तरह से बताएंगे कि जो इंसान है, हम लोग इंडिया में बहुत तरीके से लोगों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, है ना। अलग व्यवहार करना ही किसी के साथ अनइक्वलिटी को दर्शा देता है। ओके, one of the more common forms of inequality is in India is the caste system। और सबसे बड़ा एक तुम्हारा जो inequality का फॉर्म है वो बनाता है इंडिया कास्ट सिस्टम। इंडिया में कास्ट सिस्टम मतलब वही तुम्हारे 4 वर्ग तुम्हें पता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इसके हिसाब से फिर उसमें भी वैरायटी बस जाती है। क्षत्रिय अलग टाइप के हो गए, ब्राह्मण अलग हो गए, शूद्र अलग हो गए, वैश्य अलग हो गए, काम के हिसाब से उनका वो हो गया। तो उन्हें थोड़ा लोअर कास्ट जिसको मानते हैं, जिनको शूद्र वैश्य कहा जाता है, उनको टचेबिलिटी वाली दिक्कत, उनको आप टच नहीं कर सकते हो। बहुत सारे तरीके से हम लोग भेदभाव करते हैं ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रॉबेबली लर्न ऑन एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। और कास्ट सिस्टम ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत बचपन बेसिक से ही सिखा दी जाती है कि तुम इस कास्ट के हो, तुम्हें यही करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें इसे छूना है, तुम्हें इसे नहीं छूना है। तो हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste। और जो थोड़ा सा बड़ी सिटीज़ में रहते हैं वहाँ तुम्हें ये लगेगा कि अरे नहीं, लोग कास्ट पे बिलीव नहीं करते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रीमोनियल शोन फ्रॉम द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर and you will see how important the issue of caste continues to be in minds of highly educated urban Indian। पर तुम अगर जाओगे देखोगे जहाँ पे वो शादी के वो एड्स छपते हैं, वहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि अरे कास्ट को लेके लोग कितना पर्टिकुलर है, हमें इसी कास्ट का लड़का या लड़की चाहिए, इसी तरह का ये जॉब होनी चाहिए पर्टिकुलर, ये ना हो वो ना हो। तो ये चीज़ भी तुम्हें एक तरह से समझा देगी कि नहीं भाई इक्वेलिटी भी इतना ज़्यादा लोगों के माइंड में नहीं है सर्व कर रही। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंसेस ऑफ ए दलित चाइल्ड।
अटेंडिंग स्कूल। अब देखो एक कहानी तुम्हें सुना रहे हैं दलित चाइल्ड की, दलित वर्ग के लोगों के का बच्चा था, वो स्कूल अटेंड करता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन क्लास 6 बुक। और दलित के बारे में तुमने ऑलरेडी 6 में पढ़ा है, फिर भी तुमको समझा देते हैं। जो आप जिसको कहा जाता है लोअर कास्ट है ना, SC ST या OBC कास्ट, उनको कहा जाता है दलित वर्ग। ओके, तो दलित मीन्स ब्रोकन। दलित मीन्स एक तरह से पुअर, ब्रोकन या टूटा हुआ, ठीक है। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर। और इस तरह से उन्हें लोअर कास्ट बोल के उनकी तरफ पॉइंट भी किया जाता है। एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और कंटिन्यूस इस चीज़ के बारे में वो कंटिन्यूस वो इस बारे में डिस्क्रिमिनेशन झेलते रहते हैं लोअर कास्ट के नाम पे। ओके, फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज़ अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत ही फेमस दलित राइटर हैं, और इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी खुद की कहानी में जूठन, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, जूठन, ही राइट्स आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास। और उन्होंने इसमें लिखा कि मुझे हमेशा बाकी लोगों से दूर बैठना पड़ता था क्लास में, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और वो भी ज़मीन पर। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। और जहाँ मैं बैठता था वहाँ से काफ़ी दूर पे मैट ख़त्म हो जाती थी बैठने वाली। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी। और कभी कभी तो मुझे सबके सबसे पीछे बैठना पड़ता था, राइट नियर द डोर, बिल्कुल दरवाजे के पास। Sometimes they would beat me without any reason when he was in class 4th। और जब वो क्लास 4th में थे तो लोग उन्हें बिना किसी वजह के भी पीट दिया करते थे। The headmaster asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground। और जो ओम प्रकाश था उससे जो हेडमास्टर थे वो प्लेग्राउंड की और स्कूल की सफाई करने के लिए बोलते थे। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। मतलब जो वो बहुत छोटे थे फिर भी उनसे हेडमास्टर साफ़ करने के लिए बोल देता, और उनकी फिजिक मतलब उनकी जो पर्सनालिटी थी वो इतना छोटे होते हुए भी इतना ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो साफ़ कर सके उतने बड़े प्लेग्राउंड को। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्ज दैन माई स्मॉल फिजिक। मतलब उनकी कैपेसिटी से बाहर थे। माई बैक बिगेन एक, और उनकी जो पीठ थी वो दर्द होना चालू हो जाती थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और उनका जो पूरा चेहरा था और वो पूरा डस्ट से भर जाता था। डस्ट हैड गॉन इन साइड माई माउथ, और उनके मुंह के अंदर डस्ट चली जाया करती थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। और उनको ये चीज़ गलत लगती थी कि उनके क्लास के बच्चे जो हैं वो पढ़ते थे और मुझे सफाई करनी पड़ती थी। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। हेड मास्टर अपनी रूम में बैठते थे और मुझे देखते रहते थे कि मैं सफाई कर रहा हूँ कि नहीं। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। और वो इस चीज़ तक के लिए भी अलाउ नहीं था उनको कि तुम बीच में पानी पी सको, है ना। कितनी गलत चीज़ है ये, भी एक तरह से अनइक्वलिटी को ही दर्शा रही है ना। आई स्वेप्ट द होल डे, और वो उन्होंने पूरे दिन सफाई की है, ठीक है ना। फ्रॉम द डोर एंड विंडो ऑफ स्कूल रूम्स, और स्कूल के जो भी डोर्स विंडोज़ हैं सब कोई उसके द आइज ऑफ टीचर एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल। और उनको सफाई करते हुए इस बुराई को वो अपनी आँखों से सब कोई डोर और विंडो से देखते रहते थे, है ना। और फिर भी कोई इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोलता था। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और कई दिनों तक उनसे सफाई करवाई गई स्कूल की और प्लेग्राउंड की। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग। और ये तब ख़त्म हुआ जब उनके फादर जो है वहीं से गुजर रहे थे स्कूल के पास से, तब उन्होंने इसे सफाई करते हुए देखा, है ना। He confronted the teacher and then walking away from the school holding ओम प्रकाश हैंड। और जो वो जब वो कन्फ्रंट करने गए टीचर से तो उसके बाद कुछ ही देर बाद ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के वो स्कूल के बाहर ले जाने लगे। He said loudly for all of them to hear। और उन्होंने बहुत तेज़ी से ये चीज़ बोली जिससे सबको ही सुन सकें इस बात को। You are a teacher
तुम एक शिक्षक हो, सो आई एम ए लिविंग नाउ, तुम एक टीचर हो इसलिए मैं यहाँ पे से अब जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन इस चीज़ को याद रखना शिक्षक, ही विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल, ये इसी स्कूल में पढ़ेगा और यहीं रह के पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इसके जैसे बहुत से लोग आएंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये देखो ये कवर पेज है जूठन का, उनकी बुक का अ डेली लाइफ है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ, कवर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक जूठन विच टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एज ए दलित बॉय। और ये जो तुम्हारी देखो ना, इसमें एक छोटा सा बच्चा देख रहा है कितने उससे वैसे ही दुख भरी आँखों से, है ना। तो ये उनकी कहानी को एक तरह से दर्शाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नीचे एक नोट लिखा है, वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाई हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स। तुम्हें क्यों लगता है कि ओम प्रकाश जो था उसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि थे जो, उनको क्यों अनइक्वली ट्रीट किया जाता था टीचर और क्लासमेट के द्वारा? क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात, उन्होंने कहा कि दलित है। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम हमें बैरियर्स लगा देता है, हमें कई बार अन्य कास्ट में दोस्त नहीं बना देते था। हमारे घर वाले हमें ये सिखाते हैं कि अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, हमसे नीचा है, उससे दोस्ती मत करो। वो अब तुम इसी बेस पे देखो, बहुत सी बुराइयां हैं दुनिया में। कईयों के पेरेंट्स ये भी सिखाते कि अरे उससे के पास पैसा नहीं है, उससे क्यों दोस्ती करते हो, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास दोस्ती करो। कईयों के पेरेंट्स उनको मोरल वैल्यूज़ नहीं सिखाते। लेकिन याद रखो बच्चों, दोस्ती होती है सिर्फ एक प्योर बेस पे कि सामने वाला बच्चा या तुम्हारा क्लासमेट अच्छा है नेचर से कि नहीं। अगर नेचर से अच्छा है तो उससे दोस्ती करो, बजाय उसके कास्ट और उसको देखने के। बुरे लोगों की संगत में मत फंसो। गंदे बच्चों से जो बुली करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं या दूसरे से मारपीट करते हैं, उनसे कभी भी दोस्ती मत करो। लेकिन वो पर्सन जो दिल से अच्छा है, हमेशा तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, तुमसे अच्छी बातें करता है, तुम्हें मोटिवेट करता है, ऐसे लोगों से दोस्ती करो। और वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म से हों, तुम्हें उस बेस पे उन्हें कभी भी, वो अमीर हों गरीब हों, कभी भी इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। इक्वेलिटी इसी को कहते हैं, है ना। सामने वाले को उसके नेचर के कारण तुम मानो जानो, ठीक है। देन इमेजिन योर सेल्फ ऑन एज ओम प्रकाश। अब तुम समझो, इमेजिन कर लो ओम प्रकाश की जगह खुद को, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ इतना गलत हो, कोई तुम्हें इस बेस पे वो करे कि अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमसे जो है वो दोस्ती नहीं करेगा, अरे तुम नीची उसके कास्ट के माने जाते हो तो तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, तुमसे कोई बात करने नहीं आएगा, तुम्हें ज़बरदस्ती कोई मारेगा या तुमसे कोई पूरी की पूरी स्कूल साफ करवाने लगेगा, है ना। तो ये बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? इमेजिन करो इस चीज़ को। तो कभी भी मोरल वैल्यूज़ यही कहलाती हैं। हमें मोरल वैल्यूज़ के चैप्टर पढ़ाए जाने का सिर्फ एक रीज़न है कि हमें सही और गलत में डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। फिर आप देखिए कहाँ से पे थे अपन। फिर द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन इंसिडेंट दैट बुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटी इन एज इन कॉमन प्रैक्टिस इज मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। अब ये जो सेकेंड स्टोरी है वो एक बड़ी सिटी की, इंडिया की सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक कहानी है जो कि बहुत मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। मतलब हर जगह बड़ी सिटीज़ में होती है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन सिटी। एक मिस्टर एंड मिसेज अंसारी थे जिनको एक रेंट पे अपार्टमेंट चाहिए था सिटी पे, ठीक है ना। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। और उनके पास पैसा था, उनके पास रेंट देने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर टू फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि भाई हमें एक जगह दिखा दो, हमें रेंट पे चाहिए। द डीलर इन्फॉर्म्ड them that he knew about quite a few apartments that were available for rent। और उसने, जो डीलर था, उसने कहा कि कुछ अपार्टमेंट है मैं जानता हूँ जो कि रेंट पे लोग देना चाहते हैं, है ना। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड अंसारी लाइक इट वेरी मच। उन्होंने पहला अपार्टमेंट देखा और अंसारीज जो थे, मतलब मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, उन्हें वो घर बहुत पसंद आया एंड डिसाइड टू टेक इट। और उन्होंने लेने का फैसला किया। हाउ एवर वेन द इन लैंड लेडी, जो कि वहाँ की लैंड लेडी थी, फाउंड आउट देयर नेम्स, उन्होंने जब उनका नाम सुना,
She made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident. अब उन्होंने क्या, जो लैंड लेडी थी उसने क्या बहाना बनाया कि अरे हमारे यहाँ तो पूरे वेजिटेरियन लोग रहते हैं, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं रह सकते हैं, तो बस इस वजह से मैं आपको घर नहीं दे सकती, ऐसा उसने बहाना बना दिया. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. तो वो सब इस चीज़ों को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि बगल वाले घर में ही पता चले कि वो बन रहा था, फिश बन रही थी, है ना. द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट. और जब उन्हें वो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट गए देखने, तब वहाँ भी सेम एक्सक्यूज उन्हें मिला. Finally, the property dealer told them that they might want to change their name and call themselves Mr. and Mrs. कुमार. तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करिए, आप नेक्स्ट बार ये मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताइएगा, अपना नाम चेंज करके अंसारी मत बताइएगा. द अंसारीज वर reluctant to do this and decide to look some apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. उन्होंने कई जगह देखी और उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया एक तरह से, और वो एक उन्होंने फाइनली एक लैंड लेडी थी उस जिन्होंने एक घर देने का वो किया, डिसाइड किया कि चलो इनको घर देते हैं, ठीक है ना. रिकॉग्नाइजली सॉरी, यहाँ पे एक नोट देखो. इफ़ यू वर वन ऑफ द अंसारी, हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड टू द सजेशन दैट द चेंज योर नेम. अगर तुम भी कहीं अंसारी की जगह पे होते तो तुम अपना नाम चेंज करने की जगह पे क्या सोचते. कैन यू थिंक एन इंसिडेंट योर लाइफ इन विच यू डिग्निटी वॉज वायलेटेड, हाउ डिड दिस मेक टू यू. अब तुम्हें फील, मतलब तुम्हें भी बताओ, कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी डिग्निटी को ऐसा फील कराया गया हो कि नहीं तुम ये हो पर तुम्हें होना कुछ और चाहिए था, इस तरह से तुम्हें बदलना चाहते हो लोग, या तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो जैसे तुम हो, है ना. फिर रिकॉग्नाइजली डिग्निटी. अब यहाँ पे यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ that the caste we were born into, the religion we practiced, the class background we came from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. अब तुम जो अनइक्वलिटी यहाँ पे किस किस बेस पे आ गई, अपने को चार चीज़ें मिल गई. कास्ट बस नहीं है, कास्ट हो गया, ठीक है ना, रिलीजन हो गया यानी धर्म हो गया, तुम्हारी जो हम फॉलो करते हैं क्लास का बैकग्राउंड, माने कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मीन्स पैसे के बेस पे, वेल्थ के बेस पे, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पापा कितने कमाते हैं, तुम कितना कमाते हो, इस बेस पे भी, तुम लड़की हो या लड़का हो, इस बेस पे भी अनइक्वलिटीज़ बहुत हैं. तो 4 वेज हो गए अभी तक, सोचो और भी बहुत से हो सकते हैं छोटे बड़े, ठीक है ना. कई बार तुम देखोगे कि एक और बहुत बड़ा अनइक्वलिटी का रीज़न है कि अगर तुम मान लो किसी भी तरह से दिव्यांग हो, दिव्यांग मतलब जैसे किसी भी अंग में तुम्हारे कोई क्षति है, या तुम्हारे कोई एक आँख नहीं है, कान नहीं है, पैर हाथ नहीं है, तो तुम्हें तब भी डिस्क्रिमिनेट उससे देखा जाएगा. पता चले या तो तुम्हें कहीं पे ओवरवेलमिंग तरीके से वो प्रेजेंट किया जाएगा, मीन्स कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा वो दिया जाएगा कि अरे नहीं आप पहले, और कहीं पे तुम्हें बिल्कुल वो अजीब नज़रों से देखा जाएगा, अरे इसके हाथ पैर नहीं है, या ये क्षतिग्रस्त है, ऐसा टाइप से तुम्हें नॉर्मल तुम्हारे साथ बिहेव नहीं किया जाएगा, है ना. तो भी वो भी अनइक्वलिटी में ही आता है. धीरे धीरे ये जब इंसान बड़ा होता है तो समझ आता है, ठीक है ना. फिर these are often things that determine why some people are treated unequality. अब तुम्हें अनइक्वलिटी का मतलब समझ आ गया होगा, है ना. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उन्हें कास्ट के हिसाब से, और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को क्योंकि वो एक मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें दूसरी तरीके से देखा गया, ठीक है ना. और ये चीज़ बहुत गलत है. हमारा जो कानून है वो इसी चीज़ के लिए खिलाफ लड़ रहा है. कई कानून बनते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए ना. अब कानून की बात आई है तो यहाँ पे एक नोट और देख लेते हैं इस पेज पे, ठीक है ना. ये देखो, एलियंस इन्वेंटेड फॉर 32 MMS 45 वी फुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे जो उसकी बात हुई थी ना,
कि पेपर कटिंग में तुम्हारे जो मैट्रिमोनियल साइड है वहाँ पे कैसे ऐड दिए जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, उसकी हाइट डिसाइड कर देते हैं। मतलब तुम्हें एक अच्छी लड़की नहीं चाहिए, तुम्हें एक वेल स्ट्रक्चर्ड लड़की चाहिए, पैसा कमाती हो कि नहीं, कितनी हाइट है उसकी, ऐसे टाइप से ना। वर्किंग इनटू आईटी को मुंबई, बीई एमबीए, बॉय वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड फॉर फ्रॉम आई, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। अब इस तरह तुम देखो फिर तमिल ब्राह्मण, इसके हिसाब ब्राह्मण के कास्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब अगर एक अच्छी लड़की कोई नेचर से अच्छी है तो उससे उसके नेचर को ना देख के उसके कद को, उसके कलर को, उसके हेल्थ वेल्थ को देख के, है ना, जब डिसाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे ओके 35 मिनट्स हो गए। ओके अपन 40 मिनट का लेक्चर करेंगे उसके बाद, ठीक है ना, नेक्स्ट उस पार्ट कर देंगे। When persons are treated unequally, their dignity is violated। और जब भी कोई आपसे अलग तरीके से व्यवहार करे, जो आप डिज़र्व करते हो उस तरह का व्यवहार ना करे, तो वो वायलेटेड हो जाता है इंसान, ठीक है ना। ठीक, वो वायलेशन ही कहला गया, आप मेंटली लेवल पे उसे तंग कर रहे हो। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड आंसारीज वर वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। और क्योंकि उन्हें जिस तरह से ट्रीट किया गया था उनकी भी डिग्निटी को हर्ट हुआ था, ठीक है ना। उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उन्हें भी बुरा लगा होगा कि अरे हमें इस वजह से वो कि नहीं रूम नहीं मिल रहा, या हमें इस वजह से ऐसा ट्रीट किया जा रहा है ना। By picking on him and making him sweep in the school because of his caste, Om Prakash Valmiki schoolmate and teacher hurt his dignity badly and made him feel as if he was less equal to all other student in the school। अब जैसे वाल्मीकि के साथ हुआ, उनसे स्कूल साफ करवाई गई, उन्हें साथ नहीं बैठने दिया जा रहा था क्लासमेट्स के, उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा था, तो ये चीज़ फील हुई ना उन्हें कि यार मुझे सबके साथ क्यों नहीं बैठाया जा रहा, क्या मैं इतना बुरा हूँ या मेरे अंदर कोई कमी है। जबकि कोई कमी नहीं है, वो पढ़ भी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, पर प्रॉब्लम लोगों की मेंटेलिटी की कास्ट नीची है तो इन्हें साथ नहीं बैठना चाहिए, है ना। फिर बीइंग अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन। और क्योंकि ओम प्रकाश छोटे बहुत थे तो वो उस सिचुएशन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, दैट ही वॉज इन, क्योंकि जो उसमें थे वो छोटे बच्चों के लिए सिचुएशन बहुत हेक्टिक होती है ना। इसमें बड़े लोग ही शामिल हो सकते हैं या कानून इसमें कुछ इंटरफेयर करके ही इस चीज़ को संभाल सकता है। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, और उसके फादर थे जो उसको साफ सफाई करते हुए देखे थे, फेल्ट एंग्री बाई दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, और इस अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से उन्हें काफ़ी बुरा लगा। एंड कन्फ्रंट द टीचर, उन्होंने टीचर से ये बात कही भी। द अंसारीज डिग्निटी वॉज हर्ट ऑल्सो when person refused to lease their apartment to them। और अंसारीज को भी हर्ट हुआ जब वो उनका नाम जान के उन्हें अपार्टमेंट नहीं दे रहे थे लीज पे। However, when the property dealer suggests that they change their name, it was their dignity और self respect that made them refuse this suggestion। और उन्होंने इस सजेशन को क्यों रिफ्यूज़ किया, क्योंकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते, वो अपना नाम क्यों खोएंगे, जिस नाम के साथ वो पले बढ़े उन्हें क्यों खोना चाहिए, वो क्यों उन्हें बदल देना चाहिए किसी के लिए कि क्यों कोई ऐसा सोचेगा, नहीं बदलना चाहिए। हमारी मर्जी है हम किस कास्ट को, किस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं और हम उस पर हैं, हम नहीं बदल सकते, बात ये चीज़ है, ठीक है ना। और इस चीज़ को स्ट्रांगली फॉलो भी करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको गवाही नहीं दे रही वो काम करने को, तो मत करिए, ठीक है। फिर ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। और जो ओम प्रकाश और अंसारी थे वो भी दूसरों की ही तरह रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे, वो भी इक्वेलिटी के लिए ही वो थे, वो भी एज अ इंसान पैदा हुआ, पहले वो इंसान है उसके बाद ही वो कास्ट रिलीजन या कोई धर्म है, ठीक है ना। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो, दोबारा कभी भी अपने लाइफ में किसी के साथ कास्ट रिलीजन वो किस क्लास से आता है इसके बेस पे कभी भी उसे डिस्क्रिमिनेट मत करना, ओके। और ये गलत भी चीज़ है, ठीक अपने। और अगर आप ये कहीं देखते हो, अपने पेरेंट्स के उसमें देखते हो या अपने घर में या कहीं अपने रिलेटिव्स में देखते हो या घर के बाहर निकलते, तो इसकी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए अपने लेवल पे। अगर आप बहुत छोटे हो तो आप सिर्फ इतना ही कह सकते हो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर आप बड़े हो तो आप उसके लिए एक लीगल स्टैंड भी ले सकते हो, है ना, कानून आपको बहुत सी व्यवस्थाएं देता है, ठीक है।
ओके, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, 40 मिनट्स का लेक्चर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छे से देखो, जिसे नहीं समझ में आता दोबारा देखो, नेक्स्ट पार्ट देते। बाय बाय।